डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम अपने टॉप 500 सीरीज में हिस्ट्री का पार्ट 2 करेंगे। इसमें भी हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले प्राचीन भारत का एक वीडियो आ चुका है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और सबसे पहले देखते हैं आज के पहले सवाल को। ऋग्वेदिक आर्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऋग्वेदिक आर्य ग्रामीण लोग थे। दूसरा, उनकी संपत्ति का अनुमान मुख्य रूप से सोने के सिक्के के रूप में लगाया जाता था। तीसरा, धातु के कारीगरों ने तांबे, कांसे और लोहे से तरह तरह की वस्तुएं बनाई थी, ठीक है। इसमें से हमें यह बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, 1 और 3, ठीक है। देखिए, ऋग्वेदिक जो लोग थे वह आर्य, उनके जो थे वह पशुपालक थे, ग्रामीण लोग थे। उनका जो व्यवसाय था वह पशुपालन था। उनकी संपत्ति का अनुमान उनके मवेशियों के आधार पर लगाया जा सकता था और इसके साथ साथ उत्तर भारत में वह स्थायी रूप से बस गए थे और वहाँ पे कृषि कार्य करने लगे थे। वे लोग लोहे का ज्ञान उपयोग करने के कारण जंगलों को साफ करने और खेती के तहत अधिक भूमि शामिल करने में सक्षम हो गए थे। इसके साथ साथ जो वहाँ पे बढ़ईगिरी, जो बढ़ई का काम था, वह एक महत्वपूर्ण पेशे के रूप में उभरा था और जंगलों से लकड़ियां काटकर इस पेशे को और बढ़ाया गया था और लाभदायक बन गया था। बढ़ई वहाँ पे जो थे वह रथ, हल आदि का निर्माण करते थे। इसके साथ साथ वहाँ पर एक कताई भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, कढ़ाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय था। सूती एवं ऊनी के कपड़े वहाँ पे बुने जाते थे और सुनार आभूषण बनाते थे। इस तरीके के जो घरेलू उपाय थे, वहाँ पे तरह तरह के बर्तन भी बनाए जाते थे और व्यापार एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। और वहाँ पर जो नदियाँ थी, जो नदियों का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता था। बाद में हमने वहाँ पे देखा है कि व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, मतलब बार्टर सिस्टम था। एक तरीके से सामान दे के सामान लिया जाता था, इस प्रकार की व्यवस्था थी। बाद में वहाँ पर हमें सिक्कों का भी लेन देन देखने को मिलता है, जिसमें निष्क नाम के जो स्वर्ण के सिक्के थे उनका लेन देन हमें देखने को मिलता है। अच्छा, निष्क के बारे में दो चीज़ें हैं। निष्क एक स्वर्ण सिक्के भी हैं और एक आभूषण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिंबिसार हिर्यक वंश का राजा था। दूसरा, वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। तीसरा, वह ना तो वर्तमान महावीर के समकालीन थे, ना ही गौतम बुद्ध के। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पहला और दूसरा, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। उन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया था। उन्होंने अपना जो पहला वैवाहिक संबंध था वह कौशल के शासक के साथ किया था। उन्होंने प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से विवाह किया था और दहेज के रूप में उन्होंने काशी क्षेत्र प्राप्त किया था, जो कि मतलब एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था और वहाँ से राजस्व की भी बहुत अच्छी वसूली होती थी। बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी परिवार की राजकुमारी चेतना से भी विवाह किया था। इसलिए उन्होंने जो वैवाहिक संबंध स्थापित करके उन्होंने अपनी सीमा सुरक्षाएं निश्चित कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने मगध के उत्तर की नेपाल की सीमाओं तक विस्तार की सुविधा प्रदान की थी। उन्होंने मध्य पंजाब के शाही घराने के एक खेमे से भी शादी करके वहां पे भी अपनी सीमा को सुनिश्चित किया था। बिंबिसार ने कई प्रकार के अभियान चलाए थे और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने अंग के ब्रह्मदत्त को हराया और उसके राज पर कब्जा किया और अवंती के साथ उसने मैत्रीपूर्ण संबंध बना रखे थे। उसने अपने राज के प्रशासन को कुशलता पूर्वक पुनर्गठित किया था, ठीक है। बिंबिसार बिंबिसार उस समय महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थी। हालांकि दोनों धर्म उन्होंने अपने समर्थक और भक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई फिक्स एक तरीके का पता नहीं चलता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। दूसरा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्ष से मुलाकात की और उसे बौद्ध धर्म का विरोधी पाया। इसमें हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। इसमें ऑप्शन 1 यानी कि जो पहला कथन है केवल वही सही है, ठीक है। फाहान की यात्रा भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के शासन काल के दौरान ही हुई थी। चीनी यात्री और जो दूसरे चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, उन्होंने जब हर्ष से मुलाकात की तो उन्होंने यह पाया कि हर्ष एक सच्चा बौद्ध है। ह्वेनसांग का मानना था कि हर्ष ने गौतम बुद्ध के स्थान पर मठों का निर्माण किया है और बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। दूसरा, जैन धर्म को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी कि जो केवल दूसरा ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार नहीं हुआ था। लेकिन इसके साथ हम ये देखते हैं, इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो जैन धर्म का जो पहली शताब्दी के जो कलिंग राजा खारवेल थे, उन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आर्यन शब्द का अर्थ क्या है। आर्यन एक शब्द यूज किया जाता है जो आर्य जाति के लोग थे उनके लिए। इसमें पहला ऑप्शन है एक श्रेष्ठ समूह, दूसरा है एक भाषाई समूह, तीसरा है सी एक खानाबदोश समूह, और चौथा है डी एक जातीय समूह। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, एक भाषाई समूह है। ठीक है, आर्यन नाम जो मूल रूप से उन लोगों को दिया जाता था जिनके बारे में कहा जाता है कि वह एक पुरानी लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन भाषा उन्हें बोलते थे, और उनके बारे में यह माना जाता है कि वह प्राचीन ईरान और उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल से बसे हुए थे। तो उन लोगों के लिए आर्यन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये मैचिंग का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला, नालंदा, यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। दूसरा, राजगीर जहाँ पर अशोक स्तंभ है। तीसरा, सारनाथ, बुद्ध का पहला उपदेश। और चौथा, लोथल, प्राचीन गोदी। इसमें हमें बताना है कि कौन से युग्म सही से सम्मिलित है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसमें पहला, तीसरा और चौथा यह सही है। ठीक है, नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित है और 427 से 1197 ईस्वी तक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है और एक बौद्ध धर्म का केंद्र भी रहा है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि सारनाथ, यहाँ पे हमने देखा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और यहीं पर उन सारनाथ के जंगलों में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और वहीं पर हमें अशोक के स्तंभ सारनाथ में ही मिलते हैं। ठीक है, तो राजगीर में नहीं मिलेंगे, अशोक का पहला स्तंभ भी हमें सारनाथ में मिलता है। और लोथल ASIK मतलब जो भारत का पुरातत्व वेद्या है उनके अनुसार लोथल के पास दुनिया का सबसे प्राचीन गोदी, मतलब एक तरीके से जो एक बंदरगाह मिला है जहाँ पे वहाँ से स्थित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि पहला, पाषाण काल की कलाकृतियां अक्सर 5 सेंटीमीटर से अधिक आकार की होती थी, जिन्हें माइक्रोलोथिक कहा जाता था। दूसरा, ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े जानवरों के शिकार से छोटे जानवरों के शिकार और मछली पकड़ने के तरीकों में बदलाव हुआ है। तीसरा, इस काल में पशुओं को पालतू बनाना, बागवानी और आदिम काल की खेती शुरू हुई है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 2 और 3, मानव जीवन के अगले चरण पुरा पाषाण काल या मेसोपैथेलिक या मध्य पाषाण युग जिसे कहा जाता है, वह लगभग 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है, और यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में एक तरीके से एक संक्रमणकालीन क्षेत्र था। इस समय इसके जो अवशेष है वह गुजरात के, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में से पाए जाते हैं। शैल आश्रमों में पाए जाने वाले चित्र और यहाँ के कई लोगों की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मध्य पाषाण काल के संबंध स्थलों में एक भिन्न प्रकार के पाषाण के औजार प्राप्त हुए हैं। यह छोटे पत्थरों की कलाकृतियां हैं और जैसा इसमें बताया गया है कि इनकी जो आकार है वह 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। यह शिकार संग्रह गतिविधियों के दौरान यह आवश्यक थी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े जानवरों के शिकार से छोटे जानवरों के शिकार और मछली पकड़ने के तरीकों में भी बदलाव आया था। इसी काल में हमने धनुष बाण के युग का प्रयोग करना भी देखा था। साथ ही एक क्षेत्र में अधिक समय तक बसने की प्रवृत्ति भी शुरू हुई थी, इसलिए पशुओं को पालतू बनाना, बागवानी करना और खेती करना भी इसी समय से शुरू हुआ था। इन स्थलों में हमने यहाँ पे जानवरों की हड्डियाँ पाई गई और जिसमें कुत्ता, हिरन, सुअर और शुतुरमुर्ग भी शामिल है। कभी कभी हमने देखा कि कुछ माइक्रोलिथ और शैल के साथ मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया भी शामिल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन अंतिम मौर्य राजा थे? अशोक, कुणाल, सी बृहद्रथ और चौथा दशरथ। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें ऑप्शन सी सही है। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उसके बाद मौर्य साम्राज्य 2 विभागों में विभाजित हो गया, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाग में अशोक के पुत्र कुणाल का शासन था
और पूर्वी भाग में अशोक के जो पौत्रों में से एक दशरथ का शासन था। और बैक्ट्रियन आक्रमण के बाद साम्राज्य का पश्चिमी भाग ध्वस्त हो गया और दशरथ के उत्तराधिकारी संपत्ति के अधीन पूर्वी भाग बना रहा था। और उस समय वहाँ के जो अंतिम राजा थे वह बृहद्रथ थे। इनकी जो हत्या थी वह शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। पहला, इसकी रचना संस्कृत में नागसेन ने की थी। यह समुद्रगुप्त के परिग्रहण की परिस्थितियों, उत्तर भारत और दक्कन में उनके सैन्य अभियानों का वर्णन करता है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति यह इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। इसको समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त शासन काल के जो गुप्त सम्राट था उसके सबसे शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने उनके शासकों काल में सबसे शक्तिशाली उनके जो कवि थे, दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में रचा गया था। इनके शासनकाल का ये बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ शिलालेख है। यह उनके व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। यह शिलालेख अशोक के एक स्तंभ पर उकेरा गया है, मतलब उसके ऊपर यह लिखा गया है। यहाँ पर नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें हरिसेन द्वारा रचित 33 पंक्तियां हैं। यह समुद्रगुप्त के परिग्रहण की स्थितियां, उत्तर भारत और दक्कन में उनके सैन्य अभियान, अन्य समकालीन शासकों के साथ उनके संबंध और उनका किस प्रकार से एक कवि के रूप में, एक विद्वान के रूप में उनकी वर्णन करता है। ठीक है, और इसकी रचना नागसेन ने नहीं की थी, हरिसेन ने की थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले, सोने के सिक्के इंडो यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे। दूसरा, शासकों के नाम और आकृतियों वाले पहले सिक्के गुप्तों द्वारा जारी किए गए थे। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें ना इसका ऑप्शन डी सही है, ना इसमें पहला कथन सही है, ना दूसरा कथन सही है। शासकों के नाम और आकृतियों वाले पहले सिक्के भारत यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे, जिन्होंने उसे दूसरी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर नियंत्रण किया था। हालांकि कुषाणों ने पहली ईस्वी शताब्दी में भी सोने के सिक्के जारी किए थे। ये समकालीन सिक्के रोमन के सम्राट और ईरान के जो पार्थियन शासक थे उनके द्वारा जारी किए गए वजन के समान थे, और यह उत्तर भारत और मध्य एशिया के भी कई हिस्सों में हमें प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और इसके साथ साथ वहाँ पे जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उन सबके PDF भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।